हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। यानी कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। तो आप लोग को इसका जो जवाब है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में देना है और उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला हमारा इसका जो आंसर है, पहला जो आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है आप लोग को पता होगा। तो आप लोग ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल और जिनेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी इन जो है पंचलाइट कहानी के लेखक हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहला जो हमारा प्रश्न है पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग तेजी से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो बहादुर कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है महादेव वर्मा, अमरकांत और निराला। तो कौन है, अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी जो है वो कौन है, वो मतलब बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकांत जी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कविता के बहाने कविता के कवि कौन है। कविता के बहाने कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी है प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। ठीक है, कविता के बहाने कविता के कवि कौन है, केदारनाथ सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जूठन के लेखक कौन है। जूठन के लेखक कौन है, ऑप्शन हमारा क्या है, पहला ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीदास, कबीर, दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है वो जूठन के लेखक हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इसका कमेंट में रिप्लाई देते रहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भक्तिन रेखा चित्र की लेखिका कौन है। भक्तिन रेखा चित्र की लेखिका कौन है, फटाफट आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है महादेव वर्मा, तीसरा है मन्नू भंडारी, चौथा है अमित्रा प्रीतम। तो भक्ति रेखा चित्र की लेखिका कौन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महादेव वर्मा जो है इसका राइट आंसर है। भक्तिन रेखा चित्र की लेखिका कौन है, महादेव वर्मा जी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अलंकार कितने प्रकार का होता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या है, ऑप्शन ए इसका है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है यानी 2। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आवश्यक होता है। उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है जैसे, ऑप्शन बी है तथा, ऑप्शन सी है लेकिन, ऑप्शन डी है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आवश्यक होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसे। ठीक है, उपमा अलंकार में कौन सा शब्द आवश्यक होता है, तो जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता होगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप लोगों को अगर परिभाषा याद होगी करुण रस की, कि जहां अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं तो वहां पे करुण रस होता है। तो शोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक इसका राइट आंसर है।
उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह। उत्साह नामक, ठीक है, स्थायी भाव जिसका जो है वीर रस का स्थायी भाव है कि जहां अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं उन्हें वीर रस कहते हैं। तो हम लोग ने 9 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वो है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है रोमन, ऑप्शन बी है गुरुमुखी, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है देवनागरी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गद्य का विपरीत शब्द क्या है। गद्य का विपरीत शब्द क्या है। गद्य का विपरीत शब्द है पद्य, ठीक है। गद्य का विपरीत शब्द क्या है, पद्य है। कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो गद्य का विपरीत शब्द क्या है, गद्य का विपरीत शब्द है पद्य, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है। भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, निराला और दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता फटाफट आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई करिए। भारत दूरदर्शन के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दूरदर्शा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साकेत के रचयिता कौन है। साकेत के रचयिता कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। साकेत के रचयिता कौन है, प्रसाद जी हैं, ठीक है। प्रसाद जी, इसका कौन सा प्रसाद है, पंत है, मैथिली शरण गुप्त है कि निराला है, कौन है इसका राइट आंसर। साकेत के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साकेत के जो रचयिता है वो है मैथिली शरण गुप्त, इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक कौन है, 15वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जो है वो किस काल के कवि थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या है, इसका है ऑप्शन ए है आदि काल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल इज द राइट आंसर। सूरदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। भक्ति काल मतलब सूरदास जो है वो भक्ति काल के कवि थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीति काल को किस नाम से जाना जाता है। रीति काल को किस नाम से जाना जाता है। स्वर्ण काल, ठीक है। ऑप्शन सुनिए इसका, ऑप्शन है स्वर्ण काल, ऑप्शन बी है सिंगाल काल, ऑप्शन सी है वीर काल, ऑप्शन डी है जागरण काल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, रीति काल को किस नाम से जाना जाता है। रीति काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल, ठीक है। श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, इज द राइट आंसर। रीति काल को किस नाम से जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निराला का पूरा नाम क्या है। निराला जी का पूरा नाम क्या है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब तो दे ही देंगे आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निराला जी का पूरा नाम आप लोग को पता होगा ना कि निराला जी का पूरा नाम क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध है। दिनकर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका सुनिए, ऑप्शन इसका क्या है। ऑप्शन ए इसका है राष्ट्र कवि,
ऑप्शन राष्ट्र कवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी लोक कवि, ऑप्शन डी भक्त कवि। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। दिनकर किस नाम से प्रसिद्ध हैं? दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र कवि। दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि नाम से प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आत्मकथा किस विद्या का रूप है? जो आत्मकथा है वो किस विद्या का रूप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। कविता है, नाटक है कि गद्य है या कहानी है? राइट आंसर क्या है? आत्मकथा किस विद्या का रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गद्य। आत्मकथा किस विद्या का रूप है? गद्य। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है मुहावरा, ठीक है, ऑप्शन ए है मुहावरा, ऑप्शन बी है कहावत, ऑप्शन सी है अलंकार या ऑप्शन डी रस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लोकोक्ति किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहावत। कहावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकोक्ति किसे कहते हैं? कहावत को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मुहावरा का प्रयोग किसके लिए होता है? मुहावरा का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि मुहावरा का प्रयोग किसके लिए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? भाषा को प्रभावशाली बनाने हेतु, गणना हेतु, वर्णन हेतु, संवाद हेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा को प्रभावशाली बनाने हेतु, ठीक है। मुहावरा का प्रयोग किसके लिए होता है? भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में आप लोग। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? क्या होगा इसका सही जवाब? फटाफट कमेंट में इसका जवाब दीजिए आप लोग। रति है कि शोक है या क्रोध है या हास है? क्या है श्रृंगार रस का परिभाषा? तो आप लोग को पता है ना कि जहाँ अनुभव विभव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं तो उन्हें श्रृंगार रस कहते हैं। इसका क्या स्थायी भाव है? रति है। रति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। ये भी बहुत सिंपल सा है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? परिभाषा तो आप लोग को याद होगी ना कि जहाँ अनुभव विभव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक स्थायी भाव की पुष्टि करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। इसका बी जो है, बी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कि पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो 25वां का आंसर क्या होगा? 25वां का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट जवाब दीजिए। पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? इसका ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है विषय, ऑप्शन बी है आपका संबोधन, ऑप्शन सी है दिनांक, ऑप्शन डी है नाम। क्वेश्चन हमारा है कि पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पत्र लेखन में सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से, बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम लोग का 25 क्वेश्चन और बचा है, हम लोग फटाफट उसको भी देख लेते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि समास, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट आप लोग इसका कमेंट में रिप्लाई करिए, जवाब दीजिए क्या है इसका राइट आंसर। समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए आपका है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 या ऑप्शन सी 7। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समास कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तत्पुरुष किसका प्रकार है? तत्पुरुष किसका प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है संधि, ठीक है। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है रस, ऑप्शन डी है अलंकार। तो तत्पुरुष किसका प्रकार है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है समास। तत्पुरुष किसका प्रकार है? बी, ऑप्शन बी समास का प्रकार है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विलोम का अर्थ क्या है? विलोम का अर्थ है इनमें से क्या है? विलोम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समानार्थी, ऑप्शन बी है विपरीतार्थी, ऑप्शन सी है पर्यायवाची, ऑप्शन डी अनेकार्थी। विलोम का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इसका कमेंट में रिप्लाई करिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विपरीतार्थी। विपरीतार्थी विलोम का अर्थ होता है, विलोम का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा, यानी दिन का उल्टा रात, सुबह, ठीक है, दिन का उल्टा रात। तो इसी तरह आपको क्या है? विलोम का मतलब होता है विपरीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो विलोम का अर्थ है विपरीतार्थी, राइट आंसर हो जाएगा। 28वां का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। इनमें ऑप्शन में से राइट आंसर कौन हो जाएगा, पहला है विपरीत शब्द, दूसरा है समान अर्थ वाले शब्द, ऑप्शन सी है अलग शब्द, ऑप्शन डी है कठिन शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो इसका समान अर्थ वाले शब्द, पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ वाले शब्द, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29वां का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी, समान अर्थ वाले शब्द। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत से आए शब्द कहलाते हैं, संस्कृत से आए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, देजस कहलाते हैं या विदेशी कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कमेंट में, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है तत्सम, तत्सम इसका राइट आंसर है। संस्कृत से आए शब्द कहलाते हैं तत्सम। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने और बहुत कुछ आप लोग सीख लें। तो तत्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, 20 क्वेश्चन और बचे हम लोग के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तद्भव, तद्भव किससे, शब्द किससे बने हैं, संस्कृत से बने हैं, अरबी से बने हैं, फारसी से बने हैं या अंग्रेजी से बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत से बने हैं, संस्कृत से बने हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तद्भव जो है शब्द किससे बने हैं, संस्कृत से बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशुद्ध वाक्य का अर्थ है, अशुद्ध वाक्य का अर्थ है सही वाक्य, गलत वाक्य, छोटा वाक्य, बड़ा वाक्य। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अशुद्ध वाक्य का अर्थ क्या है, गलत वाक्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, ये इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका हिंदी, दूसरा बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, हिंदी को, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 34वां, संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए आपका जोड़, ऑप्शन बी है तोड़, ऑप्शन सी है मिलान, ऑप्शन डी है घटाना। संधि का अर्थ क्या होता है, 34वां का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जोड़। ठीक है, संधि का अर्थ है जोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़। ठीक है, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जो स्वर होते हैं वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 10 है, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 13। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 12। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी 12 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 33। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाटक किस विद्या का अंग है। 38वां क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 38वां क्वेश्चन है कि नाटक किस विद्या का अंग है, नाटक जो है वो किस विद्या का अंग है। ऑप्शन ए है पद्य, ऑप्शन बी है गद्य, ऑप्शन सी है काव्य, ऑप्शन डी है चंपू। तो नाटक जो है वो किस विद्या का अंग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गद्य, गद्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहानी किस विद्या में आती है, कहानी किस विद्या में आती है। ये हमारा 39वां क्वेश्चन है कि कहानी किस विद्या में आती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गद्य, ऑप्शन बी पद्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी महाकाव्य। ठीक है, कहानी किस विद्या में आती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहानी किस विद्या में आती है, गद्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निबंध का उद्देश्य क्या है। और 40वां क्वेश्चन हमारा है निबंध का उद्देश्य क्या है, निबंध का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी है
विचार प्रकट करना, ऑप्शन सी है संवाद, ऑप्शन डी है अभिनय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध का उद्देश्य क्या है? निबंध का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है कि विचार प्रकट करना। निबंध का उद्देश्य क्या है? विचार प्रकट करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दिनकर की प्रसिद्ध कृति क्या है? कृति है दिनकर जो है, दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। ये हमारा क्वेश्चन है कि दिनकर की प्रसिद्ध कृति है क्या है? रश्मिरथी है, साकेत है, कामायनी है, गोदान है। कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि दिनकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रश्मिरथी है, साकेत है, कामायनी है या गोदान है? क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मिरथी है। ठीक है, रश्मिरथी इज द राइट आंसर। दिनकर की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रश्मिरथी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक कौन है? इसका जवाब कौन देगा? फटाफट कमेंट में आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए। गोदान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है पंत। कौन है गोदान के लेखक? कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन जो हमारा है अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है धनपत राय, ऑप्शन बी है रामनाथ, ऑप्शन सी है हरिवंश राय, ऑप्शन डी है श्यामलाल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है धनपत राय। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय उनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। बहुत ही सिंपल सा गीत है, बहुत ही सिंपल सा मतलब एक क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन बी सुन लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या है? जनगण मन है, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी है ए मेरे वतन के लोगों। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? इसका तो जवाब आप लोगों को कमेंट में देना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, और सबका सही भी होना चाहिए। ठीक है, ये गलत किसी का नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? बताओ फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दो कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है, फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर है वंदे मातरम। आई होप आप लोग को पता होगा, इतने भी आप लोग कमजोर नहीं है पढ़ाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है जनगण मन के रचयिता कौन है? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन जो आप सुबह जाते हैं अपने विद्यालय में, स्कूल में, जहाँ पे जनगण मन होता है सुबह, तो उसको उसके रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन सुनिए। वैसे सबके इसका ऑप्शन की जरूरत तो नहीं है, फिर भी सुन लीजिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होगा, यहाँ पे ठाकुर लिखा है, गलत लिखा है। ऑप्शन सी दिनकर है, ऑप्शन डी प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग इसका जवाब दीजिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, यहाँ पे टैगोर होगा, यहाँ पे ठाकुर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे टैगोर होगा। ठीक है, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी 5। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? काल कितने प्रकार के होते हैं? काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जो काल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण है, क्या है वर्तमान काल का उदाहरण? वह गया, वह जाएगा, वह जाता है, वह गया था। सिंपल से इसका बात है, वर्तमान काल का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वह जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि वह जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो है भविष्य काल का उदाहरण है। भविष्य काल का उदाहरण क्या है? भविष्य काल का उदाहरण क्या है? गया, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन सी जाता है या ऑप्शन डी गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जाएगा, भविष्य काल, भविष्य मतलब फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भूतकाल का उदाहरण क्या है? भूतकाल का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाता है पहला, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी जा रहा है। भूतकाल यानी कि पास्ट। भूतकाल का उदाहरण क्या है?
ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप इसका कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य शब्द का अर्थ है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 50वां क्वेश्चन। हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का जो ये लास्ट क्वेश्चन है कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या है, आप लोग इसका जो जवाब है वो कमेंट में फटाफट दीजिए कि साहित्य शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है साथ होना, ऑप्शन बी है ज्ञान का संग्रह, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है पुस्तक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ज्ञान का संग्रह। साहित्य शब्द का अर्थ है ज्ञान का संग्रह। तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया है कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो, आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।